प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ठेले पर हिमालय इस निबंध में लेखक ने जो कौसानी की यात्रा के बारे में बात बताई कि वो कौसानी की तरफ चले जा रहे हैं। उनके साथी शुक्ल जी और एक मित्र सेन, ये व्यक्ति कौसानी की तरफ रवाना हुए और रास्ते का जो मौसम है, वहाँ के जो दृश्य हैं वो भी काफ़ी सुहावने थे। लेखक यहाँ पर बताता है कि उन्हें तंद्रालस भी होने लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बस आगे बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे लेखक की जो मनस्थिति है वो निराशा में बदलती चली जा रही है। यहाँ पर इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं। लेखक कह रहा है कि वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था, कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, गाठी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो अक्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी मनस्थिति का चित्रण कर रहा है कि जैसे जैसे कौसानी की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारे मन में कुछ ऐसे विचार भी आ रहे थे जो कि दुखदायी थे कि जैसा कौसानी के बारे में सुना था वैसा तो यहाँ पर देखने को कुछ भी नहीं मिला। जिस सौंदर्य की चर्चा हमने सुनी थी वैसा सौंदर्य तो देखने को भी नहीं मिल रहा है। लेखक कह रहा है कि उनके एक सहयोगी ने ये बात कही थी कि कश्मीर के मुकाबले में कौसानी है उससे ज़्यादा प्रेम है, अधिक मोह है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। गांधी जी ने भी यहीं पर अनासक्ति योग लिखा था। उन्होंने भी इस संबंध में ये कहा था कि ये स्विट्जरलैंड का आभास प्रदान करता है। और यहाँ पर एक ये प्रश्न भी बनता है कि स्विट्जरलैंड की उपमा किसे और किसने दी। तो यानी कि कौसानी के लिए स्विट्जरलैंड की बात आई है और ये गांधी जी ने कही थी, और गांधी जी ने यहाँ पर अनासक्ति योग भी लिखा था। ये नदी, गाठी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतने प्रशंसा के योग्य तो नहीं। लेखक बार बार यही सोच रहा है कि कौसानी के बारे में जितना हमने सौंदर्य के बारे में, सुंदरता के बारे में जो सुना था, और वो सौंदर्य हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से भी व्यक्त करने लगे कि उनके अंतर्मन में बार बार विचार उठने लगे कि जो बातें आप कौसानी के बारे में बता रहे थे ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वो बार बार अपनी शंका उनके सामने प्रकट कर रहे थे। उनका जो धैर्य था वह टूट रहा था, उनका असंतोष बढ़ रहा था, उनके अंतर्मन में जो दुख था वह भी अब उनके चेहरे पर झलक आया था। आगे यहाँ पर इसी क्रम में लेखक कह रहे हैं कि शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। यानी कि उनके अंतर्मन का जो दुख है उनके चेहरे पर झलकने लगा। शुक्ल जी यहाँ पर क्या व्यक्त करना चाह रहे थे, उनकी जो भावनाएं थी वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, और इसका मूल कारण लेखक ने ये बताया कि वो बिल्कुल चुप थे। लेखक आगे कह रहा है कि अचानक बस ने एक लंबा मोड़ लिया और वह सीधी ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव
और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं, अनखाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की गाठी में। यहाँ पर जो लेखक है वो सोमेश्वर के बारे में बता रहा है कि सोमेश्वर की जो घाटी है उसके उत्तर में ऊंची जो पर्वतमाला है उसके ऊपर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी तरफ फिर ढाल शुरू हो जाता है। लेखक कह रहा है कि कौसानी के अड्डे पर जाकर के जैसे ही बस रुकी और वो जो गांव है बिल्कुल छोटा सा उजड़ा हुआ सा गांव है, उस गांव में कहीं भी बर्फ जो है वो नज़र नहीं आ रही। और तब हमें ऐसा लगा बिल्कुल ठगे गए हम लोग। यहाँ पर इस पंक्ति को लेकर के प्रश्न बनता है, हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि बिल्कुल ठगे गए हम लोग। प्रस्तुत कथन किसके बारे में और क्यों कहा गया? तो प्रस्तुत जो कथन है वो लेखक ने स्वयं के बारे में कहा, यानी कि स्वगत कथन है उनका। और वो इसलिए कहा क्योंकि जिस सौंदर्य के बारे में उन्होंने सुना था कि कौसानी में ये सौंदर्य है, लेकिन वहाँ पर सौंदर्य का कहीं नाम नहीं था। बर्फ तो देखने को कहीं थी ही नहीं, बर्फ का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर ये बात कही है कि कितना खिन्न था मैं, कितना दुखी था मैं, अन्न खाते हुए न चाहते हुए भी बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। अब लेखक यहाँ पर स्तब्ध खड़ा क्यों रह जाता है, उसी बात को वो आगे स्पष्ट कर रहा है कि कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की गाठी में। इस कौसानी की पर्वतमाला, आगे कह रहा है कि इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो कल्लूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। यहाँ लेखक कह रहा है कि इस कौसानी की पर्वतमाला में, इसके आंचल में ये कल्लूर की जो रंग बिरंगी है वो घाटी छिपा रखी है। इसी क्रम में आगे देखिएगा, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी ये गाठी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरों की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलों की लड़ियों सी सुंदर नदियाँ। मन में बैसाखता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों में लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो लेखक है आगे कौसानी का जो सौंदर्य, उस सौंदर्य के बारे में बातचीत कर रहा है। और वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो कौसानी की जो पर्वतमाला है उसके जो आंचल में ये कल्लूर की जो रंग बिरंगी घाटी है वो छिपी हुई है। वहाँ पर किन्नर और यक्ष, यानी कि ये दो जातियाँ हैं, किन्नर और जो यक्ष हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं। 50 मील चौड़ी ये जो घाटी हैं, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल ये जो रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर से उधर आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलें की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बैसाखता यही आया कि मन में यही कल्पना उठी कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ। यहाँ पर जो लेखक है वो एक तरह से मानवीकरण का सहारा लेते हुए साहित्य की चित्रण कर रहा है। लेखक कह रहा है कि अचानक जैसे कि कोई हम दूसरे लोक में चले आए हैं, क्योंकि इतना सुकुमार, इतना सुंदर और इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक उन्हें वहाँ पर वो दृश्य और वो धरती ऐसे लगती है जैसे कि जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। लेखक कह रहा है आगे कि धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत
और नदियाँ और वन एक क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे और वहाँ पर छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही। अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है। यहाँ पर जो लेखक है वही हिमालय के सौंदर्य के बारे में बात कर रहा है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इतना सुंदर और इतना सुकुमार, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा इस धरती पर जूते उतारकर पांव पहुँचकर और आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों में इस गाठी को पार किया और जहाँ यह हरे खेत, नदियाँ, वन एक क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे और वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव हुआ। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही। अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, अर्थात उन्हें आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ वो बात यहाँ पर बताई गई है कि इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में वो कौन चीज़ है जो अटल है। अब आगे देखते हैं कि ये जो बातें हैं ये किस संदर्भ में लेखक बता रहा है। लेखक कह रहा है कि ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपेला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। ये है क्या? बर्फ तो नहीं? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। लेखक यहाँ पर इस संदर्भ में कह रहा है कि हम जिस सौंदर्य को देखने के लिए गए थे वो सौंदर्य देखने के लिए हमारी जो आंखें थी वो चारों ओर भटक रही थी। लेखक कह रहा है कि ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपेला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। ये है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा, यानी विचार ये आया कि इसी घाटी के पार नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है, अर्थात देख रहा है। मैं हर्षातिरेक से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से चीख उठा, बर्फ, वह देखो। यानी कि लेखक को सामने जो हिमालय है उसके दर्शन होते हैं और वह खुशी से चहक उठता है। उसी क्रम में आगे शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो दृश्य हमने देखा और मैं जिस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित होकर के प्रसन्नता से चिल्ला उठा था, शुक्ल जी और सेन ने भी देखा, लेकिन तब तक वो जो दृश्य था वो फिर से गायब हो चुका था। यहाँ पर लेखक मानवीकरण का सहारा लेते हुए कह रहा है कि जैसे कि कोई बाल शिखर, कोई छोटा बच्चा हो और उसको गिरने के भय से या खिड़की से गिरने के भय से उसे अंदर खींच लिया गया हो, उसी तरह से वो जो दृश्य लेखक ने देखा वो तुरंत ही वहाँ पर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। उसी क्रम में आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है
पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे, अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था कि इतने अधीर थे, कोसा ने आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। यहाँ पर जो लेखक है अपने मन की जो अनुभूति है उसको प्रस्तुत कर रहा है और लेखक कह रहा है कि जैसे ही हमने हिमदर्शन किया तो हमारे जो अंतर्मन की जो खिन्नता, निराशा, थकावट सब गायब हो गई। हम सब व्याकुल थे और इस बात को लेकर के व्याकुल थे कि अभी जो ये बादल हैं वो छट जाएंगे और हिमालय हमारे सामने जो निरावृत, बिना आवरण के असीम सौंदर्य राशि, सुंदरता से भरपूर हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है लेखक ने कि जो हिमालय पर्वत है उसका सौंदर्य हमारे सामने होगा और उसे हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अर्थात जो लेखक है उसका जो हृदय है वो धड़क रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। जो शुक्ल जी हैं वो भी शांत थे, केवल लेखक की तरफ देख करके मुस्कुरा देते थे और उनके मुस्कुराने का जो आश्चर्य था या अभिप्राय था वो शायद ये था, आगे देखिएगा, कि इतने अधीर थे, कोसा ने आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। कि एक निश्चित बिंदु आया नहीं और उससे पहले ही यानी कि हताश और निराश हो गए, जो कि ठीक बात नहीं थी। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक कथन है कि अब समझे यहाँ का जादू, ऐसे कथन को लेकर के प्रश्न किया जा सकता है। तो प्रस्तुत जो कथन है वो वहाँ पर कोसानी में हिमालय के सौंदर्य के संदर्भ में है और डाकखाने का जो खानसामा है यानी वहाँ का जो नौकर है उसने भी ये बात बताई कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपसे पहले जो 14 जो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, वो आकर के यहाँ पर करीब सप्ताह भर यहीं पे रहे, लेकिन उसके बाद भी वो बर्फ़ को नहीं देख पाए। और जैसे ही आज आप आए हैं तो ये एक तरह से बादलों के छंटने के आसार हैं। ऐसा लगता है कि आज वास्तव में ही आप हिमालय के दर्शन कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और जो शेष भाग है वो आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस चैनल को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाने का कार्य करें ताकि उन लोगों को लाभ की प्राप्ति हो। एक बार पुनः आप सभी का आभार और धन्यवाद।